एक कोडर्स रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर हम डिकोड वेज का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। तो आपको ना पहले इसका मेमोराइज सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले वीडियो देख कर आओ क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करा है। फिर इसके जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे कि कहाँ पे बेस केस लगाना है, कहाँ पे किस तरीके से हमें रिकर्जन के फ्लो को आगे बढ़ाना है, वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। कितनी रिकर्सिव कॉल लगेगी, क्या होगा, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के ऊपर अब। तो क्वेश्चन क्या था, डिकोड वेज। अब क्वेश्चन तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था। कुछ नहीं करना होता, हमें हमेशा डीपी को जाके प्रिंट करना होता है। तो मैं पहले डिस्प्ले कर लेता हूँ, डिस्प्ले डीपी। अब जरा डिस्प्ले डीपी चलाते हैं, डी प्लस प्लस। अपना पहले मेन लिख लें एक। इनफैक्ट ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये ना हम लेके चलते हैं इस जगह पर। अपना डिस्प्ले यहाँ पे चलाते हैं डीपी के लिए, और इनपुट अपने अकॉर्डिंग पास करते हैं। ये इनपुट है, इस इनपुट को चला के देख लेते हैं तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि डिस्प्ले ना किस तरीके से वर्क करता है। ये कुछ डिस्प्ले निकाल के दिया है, तो इस टेस्ट केस के लिए इधर ट्राई रन कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे चलाया है। ये मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। सो ये इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 0 1 2 3 4 5 6। देखो एन की वैल्यू कितनी है, 7। तो पता है 7 लेंथ का आंसर जो है ना, मेरे पास जो 7 लेंथ का आंसर आ रहा है वो मुझे कहाँ मिलने वाला है, 5 पे मिलने वाला है। यानी कि हमारी जो डीपी चलने वाली होगी कहाँ से चल रही होगी, 0 पे। क्योंकि अगर मेरा एन की वैल्यू 0 है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो उसको कितने तरीकों से डिकोड कर सकता हूँ। एक भी तरीका नहीं डिकोड करने का, क्योंकि लेंथ ही 0 होगी ना मेरे पास। तो इसका आंसर तो 1 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर मेरे पास लेंथ 0 है तो उसको डिकोड करने का कोई तरीका नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 रखा। अब देखो इधर आते हैं। ये कहना चाहता है कि भाई एक लेंथ की स्ट्रिंग है, एक लेंथ की स्ट्रिंग को कितने तरीकों से डिकोड कर सकते हो। एक लेंथ की स्ट्रिंग होती है मेरे पास 1। इसका एक ही तरीका डिकोड करने का, इसको ए में डिकोड करता हूँ, स्ट्रिंग होगी खाली। यानी कि एक लेंथ की स्ट्रिंग के लिए पता है, मैंने पीछे जाके आंसर देखा है। अब दो लेंथ की स्ट्रिंग देखो, अगर दो लेंथ की स्ट्रिंग होती तो क्या हो सकती है, दो लेंथ की स्ट्रिंग 1 2। तो यहाँ पे मेरे पास दो लेंथ की स्ट्रिंग थी, दो लेंथ की स्ट्रिंग थी। मैंने पहले करेक्टर को, दो लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, 1 2। मैंने पहले वाले लेंथ को इसमें से डिकोड करा, यानी 2 को डिकोड किया, जिसको मैं बी में डिकोड करता हूँ। अब एक लेंथ की स्ट्रिंग बची है। फिर मैंने लास्ट के दो करेक्टर को डिकोड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 12। 12 हमारा जाएगा एल के साथ। ये गया कन्वर्ट एल की फॉर्म में। अब 0 लेंथ की स्ट्रिंग बची है। तो देख लो हमें यहाँ पे कौन से इंडेक्स को पिक करना है, 0 और 1। यानी कि मुझे पहले यहाँ पर 1 वाले इंडेक्स को पिक करना चाहिए, 1 वाले इंडेक्स को पिक करना है, और 0 वाले इंडेक्स को पिक करना है। इसका आंसर आएगा 2। दो तरीकों से मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ। इस नंबर को दो तरीकों से डिकोड करने के तरीके हो गए। तो मैं हर बार पता है क्या कर रहा हूँ, दो पिछले दो इंडेक्स को देख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अगर मेरे पास 3 लेंथ की स्ट्रिंग होती तो कैसे वर्क करेगा। हालांकि ना मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जब हम अपने सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आपने एक बार इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन कोड कर लिया है, तो रिकर्सिव के बाद ना बस आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, उसको डायरेक्ट टेबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ना फोर लूप का पैटर्न पता लग जाए कि फोर लूप किस फ्लो में वर्क करता है। फिर भी देखते हैं इधर। 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी मेरे पास 1 2 1। ठीक है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है। लास्ट वाले करेक्टर को मैंने डिकोड किया तो बचा क्या मेरे पास, 2 लेंथ की स्ट्रिंग। और मैंने लास्ट के दो करेक्टर को डिकोड करा, 21 को मैं कहीं पे डिकोड कर सकता हूँ। 21 को डिकोड कर सकता हूँ मैं यू के साथ। तो 21 को मैंने डिकोड करा यू के साथ। अब मेरे पास एक लेंथ की स्ट्रिंग बची है। दो लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं, और एक लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने का मेरे पास सिर्फ एक तरीका एग्जिस्ट करता है। तो आंसर कितना हो गया इसका, 3। तो टोटल आंसर यहाँ पे इसका आ जाता है 3। मैंने यहाँ पे सम कर दिया 3 ऐड। अब ये देखो
अब और आगे चलते हैं। अब अगली स्ट्रिंग आती है मेरे पास, कौन सी अगली स्ट्रिंग आती है मेरे पास, 4 लेंथ की स्ट्रिंग। 4 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी मेरे पास 1 2 1 1। 4 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 1 2 1 1। इसको 4 लेंथ की स्ट्रिंग करते हैं। 4 लेंथ की स्ट्रिंग है, इसको दो तरीक़ों से डिकोड करा जा सकता है। या तो मैं 1 वाला करैक्टर निकाल लूँ तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग बची है, या फिर मैंने लास्ट के 11 को निकाला। 11 डिकोड होता है मेरा के साथ। 11 डिकोड होता है के साथ। अब बचा कितना है, 1 2, यानी कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग बची है। 3 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के कितने तरीके थे मेरे पास, 3 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के मेरे पास थे 3 तरीके। 2 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के थे 2 तरीके। 3 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के थे 3 तरीके। 2 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के थे 2 तरीके। तो टोटल आंसर हो गया इसका 5। ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं इधर। अगली स्ट्रिंग आती है मेरे पास 5 लेंथ की स्ट्रिंग। 5 लेंथ की स्ट्रिंग होती है 1 2 1 1 2। 5 लेंथ की स्ट्रिंग। यहाँ पे मैपिंग थोड़ी सी लगता है गड़बड़ हुई है। 0 1 2 3 4। 4 के लेंथ से निकाला हमने 5 लेंथ की स्ट्रिंग। 5 लेंथ की स्ट्रिंग होगी 1 2 1 1 2। चलो देखते हैं 5 लेंथ की स्ट्रिंग कैसे डिकोड हो सकती है। 5 लेंथ की स्ट्रिंग तो डिकोड हो रही है। यहाँ पे -1 आंसर क्यों आया, कोई नहीं, -1 कभी बार आ जाता है। लेट्स चेक, पता लग जाएगा। अभी पता लगा लिया हम क्यों आया है। तो सबसे पहले 5 लेंथ की स्ट्रिंग, 5 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। मैंने लास्ट कैरेक्टर रिमूव किया 2, उसको मैंने बी में डिकोड किया और मेरे पास लेंथ रह गई अब 4 लेंथ। और मैंने लास्ट का 12 रिमूव करा, जो 12 बनेगा मेरा 12 डिकोड हो जाएगा मेरे पास एल लेंथ के साथ। और 3 लेंथ की स्ट्रिंग। तो 4 लेंथ को डिकोड करने का 5 तरीके हैं, 3 लेंथ को डिकोड करने के 3 तरीके, टोटल 8 तरीके हैं इसको डिकोड करने के। यानी कि 8 तरीके आते हैं। अब यहाँ पे पता -1 क्यों आएगा, -1 यहाँ पे आने का एक ही मतलब है कि अगर यहाँ पे -1 आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये वाला स्टेट ना रिकर्सिव कॉल ने कभी एनालाइज करा ही नहीं, रिकर्सिव कॉल कभी यहाँ तक गया ही नहीं। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा रिकर्सिव कॉल के अंदर कि ये वाले स्टेट से पहले ना एक ऐसी स्टेट हिट हो रही होगी, ये वाले स्टेट से पहले एक ऐसी स्टेट हिट हो रही होगी जिसके अंदर मेमोइज ने अपना आंसर निकाल दिया। तो मेमोइज सॉल्यूशन कभी भी ना इस वाले सेल को इवैल्यूएट करा ही नहीं उसने, इस वाले सेल को उसको इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेमोइज सॉल्यूशन को। तो जब हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा था ना, जिसको हमने मेमोइजेशन में कन्वर्ट किया था, उसको इस वाले स्टेट को इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए -1 रह गया। तो ऐसा सिनेरियो में कभी कभार क्या होता है कि मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन जो होता है आपका टेबुलेशन वाले सॉल्यूशन से थोड़ा फास्ट चल जाता है, क्योंकि मेमोराइजेशन वाले सॉल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी स्टेट आपकी कभी इवैल्यूएट की ही नहीं जाएगी, जबकि टेबुलेशन वाले सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि फोर लूप एक ऑर्डर में चलता है। जबकि रिकर्जन के अंदर कई वाले स्टेट को मिक्स करके या छोड़कर हम आगे जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है भाई, अगर नहीं हुआ तो इवैल्यूएट। अब चलते हैं 6 लेंथ की स्ट्रिंग। 6 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, 6 लेंथ की स्ट्रिंग में एक जीरो और अटैच कर लो। तो देख रहा हमारा लूप का ऑर्डर कैसे चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। 6 लेंथ की स्ट्रिंग होगी मेरे पास 1 2, यानी 6 लेंथ की स्ट्रिंग है। तभी देखो मैंने इसको पता पीछे से आइटरेट किया था, मैंने अपने रिकर्सिव कोड को पीछे से लिखा था, क्योंकि वहां से समझना आसान हो जाता है। क्या मैं इसमें से जीरो को कहीं पे डिकोड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं 20 को डिकोड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। 20 को डिकोड कर सकता हूँ किसी कैरेक्टर के अंदर। अब मैंने 2 कैरेक्टर यूज़ कर लिए तो 4 लेंथ की स्ट्रिंग बची है। 4 लेंथ की स्ट्रिंग को डिकोड करने के 5 तरीके होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमारा आंसर 5 आया है। और सेम फॉर 7। अगर मैं 7 लेंथ की स्ट्रिंग की बात करूँ, 7 लेंथ की स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर मुझे पीछे 1 अटैच कर देना है। अब ये 7 लेंथ की स्ट्रिंग होगी। 1 को मैं डिकोड कर सकता हूँ कितने तरीक़ों से, अब 1 को डिकोड करता हूँ 6 लेंथ की स्ट्रिंग बचेगी। और क्या मैं 0 1 को डिकोड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, 0 1 डिकोड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 0, यहाँ से आंसर आ ही नहीं सकता। तो 6 लेंथ की स्ट्रिंग का आंसर आता है मेरे पास 5, इसलिए यहाँ पे आंसर कितना रखा हुआ है, 5 आंसर रखा हुआ है। यानी लूप का ऑर्डर कैसे गया मेरा, लेफ्ट टू राइट। अब ना कोड करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। मैक्सिमम एफर्ट किस में लगेगा मेरा, हमेशा मैक्सिमम एफर्ट लगेगा मेरा मेमोराइजेशन वाले सॉल्यूशन को लिखने में, उसके बाद तो सब कुछ बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप लगाओ टेबुलेशन,
और एक चला लेते हैं, मैं फोर लूप चला लेता हूँ मैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई था, हमें 0 से चलाना था तो पहले वेरिएबल को चेंज करके कैपिटल एन कर लेता हूँ, कैपिटल एन तक चलाएंगे और आई यूज़ नहीं करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, जब भी आप मेमोरी सॉल्यूशन को टैबुलेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो वेरिएबल आपको हमेशा एन वाले इस्तेमाल करने चाहिए। जैसा मेमोराइजेशन में वेरिएबल था वही वेरिएबल आपको टैबुलेशन में भी यूज़ करना चाहिए, एन प्लस प्लस। और ये चलाया हमने एक फोर लूप, रिटर्न को हटा के मुझे कर देना चाहिए कंटिन्यू, ये तो पूरा ही रिमूव कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डीपी ऑफ एन माइनस 1, इसको हटाया और एन माइनस 2, और यहाँ से रिटर्न हटाकर कंटिन्यू कर देंगे, पर यहाँ पे कंटिन्यू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा डीपी ऑफ कैपिटल एन, क्योंकि मैंने कैपिटल एन से ही आंसर मांगा था। तो चला के देखें इसको एक बार, टैबुलेशन सॉल्यूशन को चला के देखते हैं। चला के इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ वेरीफाई कर पाऊँ कि यहाँ पे -1 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ आंसर अभी प्रिंट होगा। देखते हैं, पता लग जाएगा अभी। टैबुलेशन रन करते हैं कोड को, देखो यहाँ पे आंसर आया है और यही एक्सपेक्टेड आंसर था हमारा। हमारा भी 8 आया था और हमारे रिकर्सिव कॉल के अंदर भी 8 आया, क्योंकि टैबुलेशन वाले सॉल्यूशन ने उस वाले स्टेट को इवेलुएट किया है, जबकि रिकर्जन इवेलुएट नहीं करता है, कभी कभार छोड़ देता है इवेलुएट करने से। डिस्प्ले हटा देते हैं क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता डिस्प्ले रखने का। अब तो इस डिस्प्ले वाले कोड को ही रिमूव कर लो, यहाँ से इसको रिमूव कर लो, सबमिट कर लो, देख लेते हैं पास हो रहा है नहीं हो रहा। हमारा सॉल्यूशन पास हो रहा है। ठीक, ये इसका हो गया हमारा टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, मैंने अभी तक आपको क्या क्या दिखा दिया, ये हमेशा टिक मार्क करेंगे हम। मैंने आपको फेथ बता दिया, रिकर्जन बता दिया, रिकर्सिव कोड बता दिया, ऑब्जर्वेशन बता दिया, मेमोराइजेशन बता दिया। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी इसकी? देखो पहली वाली कॉम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल किसके ऊपर गई है, ये हमारी गई है फिबोनाची वाला जो क्वेश्चन था ना उसकी तरह गई है। तो रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी 2⁻n, राइट। बट अगर मैं इसके टेबुलेशन की बात करूँ तो कितनी जा रही है, देखते हैं टेबुलेशन के अंदर। ये लूप चलाया है मैंने एन का, ये लूप चलाया है मैंने एन का, और ये काम मैंने करा है O1 कॉम्प्लेक्सिटी का, और कुछ तो खास करा नहीं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई हमारी O1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई O1, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक एरे ले रखा है n साइज का, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, वो भी n हो गई। चलिए अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं। सो ये वाली वीडियो ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसका अगला पार्ट क्या रहता है, इसका अगला पार्ट रहता है ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके ना यार इसको शेयर करो, बताओ लोगों की ऐसा कुछ कंटेंट मैं डाल रहा हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, मुझे बताओ, फीडबैक दो, बेसिकली फीडबैक चाहिए मुझे तुमसे। तो बताओ कि कैसी लग रही है वीडियो, तभी तो मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने का।